हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो झारखंड पाठशाला। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की फर्स्ट चैप्टर जो कि है अर्थशास्त्र का परिचय। तो इससे संबंधित मैं आप लोग को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं और क्लास 12 का एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता हूं। 11 क्लास के लिए मैं एमसीक्यू पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाया है और कोशिश करूँगा कि एक एक करके सारे चैप्टर को आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन जो दे देने के लिए, क्योंकि इस साल का जो क्वेश्चन होगा वो छोटा छोटा क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगी और जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगी उसकी संख्या इस बार एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा आप मेरे लिए भी मेहनत कर लो। 5 या 10 सेकेंड लगेगा यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करो और कमेंट भी ज़रूर करना अपने राय को। चलिए शुरू करते हैं। जो भी पहला सवाल है इस चैप्टर का वो है कि अर्थशास्त्र का विकास संबंधी जो विचार है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, एडम स्मिथ, मार्शल रॉबिन्स और सैमुअलसन। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है गाइस, तो टाइपिंग को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, आप उसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, देखिए सैमुअलसन यहाँ पे सैमुअलसन हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी सैमुअलसन जो है इसका सही जवाब होगा। विकास से संबंधित जो विचारधारा प्रस्तुत किया है वो कौन है? सैमुअलसन। दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन, ठीक है, अब दुर्लभता की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो एक्चुअल में दुर्लभता मतलब क्या दोस्तों, उस चीज़ को आप समझ लो। ठीक है, कि हमारे पास जो साधन है वो हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इच्छाएं कुछ ज़्यादा हो जा रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं दुर्लभता। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्लभता की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि साधन असीमित होती है, सीमित होती है, उपयुक्त है या बहुत ही ज़्यादा यानी अत्यधिक होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा जो हमारे पास साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। ठीक है, उसकी मात्रा हमारे पास सीमित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आवश्यकता जो है, मानव की जो आवश्यकता होती है वो अनंत है, लेकिन उसे पूरा करने की जो साधन है वो सीमित होते हैं। ठीक है, और इस कारण से सारी समस्या उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए साधनों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो साधनों का क्या होना आवश्यक है? उपयोगिता, ठीक है, विकास, बर्बादी या गैर उपयोग। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा विकास। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को अगर हम लोग को विकास करना अगर है तो उसके लिए हमें पहले अर्थव्यवस्था में जो भी उपलब्ध साधन है उन साधनों का विकास हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या जरूरी है? साधनों का विकास होना जरूरी है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का साधन होता है। ठीक है, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वो कोई भी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी, पूंजीवादी या हमारे भारत की तरह मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, यहाँ की जो साधन होती है वो हमेशा क्या होती है? तो सीमित होती है। ठीक है, याद रखिएगा, साधन हमेशा जो होती है वो सीमित होती है, जबकि मानव की इच्छा या आवश्यकता कैसी होती है? असीमित, अनंत, लेकिन साधन हमेशा सीमित होते हैं। समस्त आर्थिक समस्याओं का कारण है। अब जितने भी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके पीछे क्या कारण होती है? असीमित आवश्यकताएं, यानी मानव की जो आवश्यकता होती है वो असीमित होती है। सीमित साधन, पूरा करने वाले जो साधन है वो सीमित है, और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। क्योंकि दोस्तों एक तो हमारी जो इच्छा यानी आवश्यकता है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, यानी साधन की कमी भी है। और दूसरा क्या, जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध है उसके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं, क्योंकि एक ही साधन को हम अलग अलग कार्य में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? आर्थिक समस्याओं का कारण है। आर्थिक समस्या पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो कि आप वीडियो मेरा सर्च कर लीजिएगा चैनल पे। ठीक है, वीडियो लिस्ट में जा करके आपको मिल जाएगा, आप इसे और भी अच्छा से समझ जाएंगे। देखिए, वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर, ठीक है, मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। वह तालिका जिसमें उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपका बाजार मांग अनुसूची, उपभोक्ता मांग अनुसूची, बाजार पूर्ति अनुसूची या उत्पादक पूर्ति अनुसूची।
तो गाइज देखिए यहाँ पे जो अनुसूची है इसके जगह पे तालिका भी हो सकता है, ठीक है, जैसे बाजार मांग तालिका, उपभोक्ता मांग तालिका, बाजार पूर्ति तालिका, ठीक है, या उत्पादक पूर्ति तालिका। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बाजार मांग तालिका, ठीक है, याद रखिएगा बाजार मांग तालिका इसका सही जवाब होगा, ठीक है। यानी बाजार मांग तालिका, बाजार मांग अनुसूची होता क्या है, तो किसी वस्तु के विभिन्न कीमतों पर, ठीक है, वस्तु की कितनी मात्राएं मांगी गई है, ठीक है, कितनी कितनी मात्राएं मांगी गई है उसी को एक तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बाजार मांग अनुसूची या फिर तालिका। क्वेश्चन देख लीजिए, वह तालिका जिसमें उत्पादक द्वारा विभिन्न कीमतों पर बेची गई मात्राओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उस तालिका को क्या कहेंगे। तो इसका भी जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए बाजार मांग अनुसूची या बाजार मांग तालिका, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जो पहले वाला का आंसर है इसका भी वही आंसर होगा, ज़्यादा इसमें कोई भी अंतर नहीं है। बता रहा है कि एक सूची है, एक लिस्ट है, ठीक है, आप समझ जाइए कि एक लिस्ट है और उस पर क्या है तो विभिन्न कीमत दिया गया है किसी वस्तु का और दूसरी तरफ क्या किया गया उस कीमत पर कितने मांगे की गई है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है इसे जो है हम लोग बाजार मांग अनुसूची ही कहेंगे, चाहे वो किसी ने खरीदा हो या किसी ने बेचा हो। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करेगा लेकिन दोनों क्या है बाजार मांग अनुसूची है, ठीक है। बहुत किसी को ये भी लग रहा होगा कि नहीं सर ये बाजार पूर्ति अनुसूची होना चाहिए था, यानी बाजार पूर्ति तालिका, क्योंकि यहाँ पे पूर्ति किया जा रहा है तो बाजार पूर्ति अनुसूची इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। बाजार पूर्ति अनुसूची और आपका बाजार मांग अनुसूची में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। बाजार पूर्ति अनुसूची में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें विभिन्न कीमत पर समस्त विक्रेता या जो उत्पादक होगा वो जितने भी वस्तुओं की मात्रा को पूर्ति करता उसके योग को यहाँ पर उसका पूरा कंप्लीट योग होता है उसमें, ठीक है, तो वो बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाता है। ये जब मैं पूर्ति वाला चैप्टर का एमसीक्यू करवाऊंगा तो इसको थोड़ा और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, ठीक है। आर्थिक लागत, साम्य कीमत या सीमांत लागत या औसत लागत। तो जो अवसर लागत है, ठीक है, उसका और भी दूसरा क्या नाम है, तो ये ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा और वो होगा आर्थिक लागत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है अर्थव्यवस्था को आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन सी अर्थव्यवस्था को आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को या फिर प्रत्येक अर्थव्यवस्था को आधारभूत समस्या को सामना करना पड़ता है। तो सही जवाब इसका जो होगा वो होगा प्रत्येक, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रत्येक अर्थव्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो, समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था, सभी को जो है आर्थिक समस्याओं का, आधारभूत समस्याओं का, मूल समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस में, समष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो पहला बुक आप जब पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र तो उसमें ये लेसन दिया गया उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो यहाँ से तो ये क्लियर है कि ये किस में इसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय होता है यहाँ पे दोस्तों, आया हो गया है, ठीक है, तो राष्ट्रीय आय या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों व्यक्तिगत इकाई, ठीक है। जब भी व्यक्तिगत लगा हो तो समझ जाइएगा वो व्यष्टिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन या इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय वो किसी एक व्यक्ति का आय या किसी एक फर्म का आय नहीं होता है, ठीक है, देश का वो आय है। पूर्ण रोजगार भी जो है कंप्लीट वो हमारे अर्थव्यवस्था के स्तर का बात किया जा रहा है। कुल उत्पादन भी जो है दोस्तों वो पूरे देश के उत्पादन का बात किया जा रहा है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसा कोई वर्ड आए, ठीक है, समस्त, कुल या पूर्ण, तो समझ जाइएगा वो समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इनमें से सभी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा के बारे में बात किया जा रहा है। वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण या फिर सभी। तो जो सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी पे जाएंगे हम लोग, यानी इनमें से सभी, क्योंकि वस्तु का कीमत निर्धारण जो है दोस्तों वो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है और
जब तक साधन का कीमत निर्धारण नहीं किया जाएगा, वस्तु का कीमत निर्धारण नहीं किया जा सकता है, और आर्थिक कल्याण का बात इसमें होता ही है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? उत्पादन के साधन इनमें से कौन कौन सा है? भूमि, श्रम, पूंजी या सभी? तो इसका भी सही जवाब होगा सभी दोस्तों, क्योंकि आप अगर उत्पादन कर रहे हो तो आपको तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। भूमि भी चाहिए होगा, श्रम यानी मजदूर भी चाहिए होगा जो काम करेगा, और आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, पूंजी तो लगाना ही पड़ेगा। तो तीनों जो है दोस्तों वो उत्पादन के क्या है? साधन हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मन या फिर अंग्रेजी है? तो दोस्तों देखिए, जो माइक्रोज है, ठीक है, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। किसका? ग्रीक भाषा का। अगर आप इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स जो शब्द है ये भी दो भाषा से बना है, इको और नॉमस, ठीक है, और ये भी ग्रीक शब्द से ही लिया गया। ठीक उसी प्रकार इकोनॉमिक्स को जो है दो शाखा में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं, दो भाग में। एक आपका पढ़ते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो जो है वो माइक्रोज और मैक्रोज है वो मैक्रोज शब्द से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, और ये सब का सब ग्रीक शब्द है, ठीक है। तो चाहे वो माइक्रोज पूछे, मैक्रोज पूछे, इको पूछे या फिर नॉमस पूछे, ठीक है, ये सब ग्रीक शब्द से लिया गया है। आर्थिक क्रिया के अध्ययन के संबंध में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया है? ठीक है, अब ये जो अर्थशास्त्र हम लोग जो पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो इसको विभाजन करने वाला, इसको बांटने वाला वो कौन सा अर्थशास्त्री था? मार्शल, रिकार्डो, रेगनर फ्रिश या फिर एडम स्मिथ? तो इसका जो सही जवाब हम लोग जाएंगे दोस्तों वो जाएंगे रेगनर फ्रिश के साथ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, रेगनर फ्रिश। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल है वो है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है, किसका कथन है? मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स या हिक्स का है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा एडम स्मिथ। ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसकी कथन है या किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ठीक है, तो ये एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, ठीक है, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, छोटे छोटे चर और इनमें से सभी। फिर से हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, यानी इनमें से सभी के साथ जाएंगे, ठीक है। व्यक्तिगत का बात किया जा रहा है, दोनों में व्यक्तिगत लगा हुआ है, और छोटा छोटा ये जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र इसका अर्थ ही होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो इसमें छोटे छोटे चर का जो है ना अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए, अर्थशास्त्र के जनक हैं, और आप में से लगभग सभी को ये जो आंसर वो पता ही होगा, ठीक है, कि अर्थशास्त्र के जनक इनमें से कौन है, और सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन ए एडम स्मिथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता हैं, ठीक है। अब कल्याण से संबंधित परिभाषा किसने दिया, इसका जन्मदाता कौन है? ठीक है, एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, मार्शल या सैमुअल्सन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मार्शल। अभी तक अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट आपको और भी MCQ चाहिए तो इस विषय पे कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। देख लीजिए, सबसे पहले माइक्रो, ठीक है, शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है माइक्रोज जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? माइक्रो शब्द का मार्शल ने, बोल्डिंग ने, किन्स ने या रेगनर फ्रिश ने? तो गाइज इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश ने ही इसे दो भाग में बांटा था, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ठीक है, रेगनर फ्रिश, सैमुअल्सन, मार्शल, एडम स्मिथ। तो यहाँ पे कल्याण से संबंधित जब पूछा जाए दोस्तों तो वो मार्शल होगा, ठीक है। सही जवाब क्या होगा इसका? मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी या फिर मुद्रा? तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। मुद्रा जो है ये उत्पादन के साधन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुद्रा जो है वो पूंजी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो मुद्रा यहाँ पर साधन नहीं होगा। भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, और मुद्रा पूंजी के अंतर्गत ही आएगा, तो ये साधन नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ, मार्शल, हिक्स या रॉबिन्सन? और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा एडम स्मिथ। आप सभी को ये मालूम ही होगा, एडम स्मिथ।
द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? गाइस, इस तरह के छोटे छोटे जो MCQ जो है उसका मैं छोटा छोटा जो पोस्ट बना करके मैं इसे हमेशा पोस्ट करते रहता हूँ अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया, फेसबुक पेज में अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये पुस्तक मार्शल की है, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है और द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी हो जाएगी? मार्शल की। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या साम्यवादी है? तो गाइस, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका मिश्रित। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का सह अस्तित्व इसमें पाया जाता है, यानी आपको इसमें दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको पुस्तक को रीडिंग करते समय मिल जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन को भी आपको जो है ना मतलब याद रखना, जो कि आप 9-10 में पढ़ चुके हैं। जैसे किसी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं, ठीक है। तो 3 क्षेत्रक है यहाँ पर। आपका पहला हो गया कृषि क्षेत्र, दूसरा आपका हो गया उद्योग क्षेत्र और तीसरा हो गया आपका सेवा का क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र है इसको प्राथमिक, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और जो सेवा का क्षेत्र है इसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पर भी आपको ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट चैप्टर का जो है MCQ मैं लेकर के जल्द ही आप लोगों के लिए आऊँगा। आप बेल नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो वहाँ पर दिया गया उसे आप ज़रूर ओके कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको पब्लिश करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।